कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है। आज की क्लास में हम कवर करेंगे 4 जनवरी 2022 पर्यावरण के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ। इस क्लास से आपको आगामी एग्जाम में देखने को क्वेश्चन डायरेक्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं, क्यों मारे जाते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा के कारण। अब बात मगरमच्छ की गई है। मगरमच्छ की आयु, मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है, मगरमच्छ कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, मगरमच्छ की औसत आयु जीवन की कितनी है, सभी क्वेश्चन कवर करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। जो मगरमच्छ है ना बच्चों, इनकी औसतन उम्र कितनी होती है? लगभग आपकी 30 से 40 साल औसतन आयु होती है एक मगरमच्छ की। लेकिन कुछ बड़ी प्रजातियों के जो मगरमच्छ है वो देखने को कितनी मिलती है, उनकी उम्र 60 से 70 ईयर औसतन आयु मिलती है। मगरमच्छ जो है ना आपके कहां पाए जाते हैं? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसका निर्माण हाल ही में किया गया है। कहां पर किया गया है? राजस्थान में चंबल नदी पर यह स्थित है। इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है। जो इसकी जो त्वचा है, त्वचा के लिए क्यों मारा जाता है मगरमच्छ को शिकारियों द्वारा? क्योंकि इससे क्या क्या बनाए जाते हैं? हैंडबैग, जूते, बेल्ट, पर्स, फर्नीचर आदि में इसकी त्वचा का इस्तेमाल किया जाता है। मगरमच्छ एक सरीसृप वर्ग का क्या है बच्चों? जंतु है। इस बात का भी आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है। यह कहां पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, असम में पाया जाता है। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है जो असम में पाया जाता है। असम में है ना। जो दूसरी प्रजाति है कौन कौन सी है चावल की? बारपेटा, नलबारी, बक्सा, दुबरी। ये भी आपकी जो प्रजाति है चावल की असम में पाई जाती है। चावल की प्रजातियों को ना असमिया में मुलायम चावल कहा जाता है। चावल की प्रजातियों को असमिया मुलायम चावल कहा जाता है, जिसका बोटेनिकल जो नाम होता है, क्या नाम होता है? यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चावल का बोटेनिकल नाम क्या होता है? ओरिजा सातवा के नाम से जाना जाता है। इतना आपको पता होना जरूरी है। भारत में कुल चावल उत्पादन का लगभग 14% पश्चिम बंगाल में रहता है। इतना भी आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करते हैं। क्या करती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू के रस का ना इस्तेमाल करती है दादी। इससे ना क्या होता है, इसके इस्तेमाल से गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू के रस में ना त्वचा में ना क्या आता है बच्चों? निखार आता है। बल्कि इसका उपयोग ना मुहासे को साफ करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि गुलाब जल है ना, इसमें जो तत्व पाए जाते हैं वो आपकी जो स्किन होती है उसको बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाता है। इतना आपको पता होना जरूरी है। वो नींबू में मौजूद क्या होता है? विटामिन सी, जो कि त्वचा के ना कोलेजन का स्तर बढ़ाता है। कोलेजन एक प्रोटीन होता है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होता है। इतना आपको पता होना जरूरी है, जिससे त्वचा ढीली दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 4, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है कौन सा पक्षी? कैसा घोंसला बनाता है, कहां पर रहता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है इस टॉपिक से। ये टॉपिक आपको कवर करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सूर्य पक्षी। सूर्य पक्षी बच्चों, सूर्य पक्षी को ही क्या बोला जाता है? क्या दूसरा नाम क्या है इसका? परबल तथा दूसरा एक नाम से और जाना जाता है। उसका नाम क्या है दूसरा? शक्कर खोरा के नाम से भी जाना जाता है। इनके घोंसले में ना बाल, बारीक घास, टहनियां, सूखे पत्ते आदि ये क्या लेकर आते हैं उससे, जिससे अपना घोंसला बनाते हैं। और कौवे अपना घोंसला प्राय पेड़ों की सबसे ऊंची वाली टहनी पर बनाते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। कोयल पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता। यह ना कोयल होती है जो कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है, जबकि कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। इतना आपको पता हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेन टिकट पर पीएनआर दर्शाता है। पीएनआर क्या होता है, क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यात्री का नाम रिकॉर्ड। यात्री का नाम और उसका रिकॉर्ड दर्शाता है। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है इसकी फुल फॉर्म। अगर पीएनआर की फुल फॉर्म पूछी जाती है, क्या होती है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होती है। इसके माध्यम से ना सफर करने वाले यात्रा से संबंधित जानकारी दी होती है। पीएनआर नंबर है ना, नंबर से बुकिंग स्टेटस का भी पता चल जाता है। इतना आपको पता होना जरूरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वलियम्मा कहा जाता है, बड़ी बहन को, माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? वलियम्मा कहा जाता है मलयालम में, ठीक है जी। जबकि जो आपका ये सेकंड ऑप्शन है ना, अम्मुमा, अपनी माँ की बड़ी बहन को कहते हैं मलयालम भाषा में भारत के केरल प्रांत में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, आपको ये भी पता होना चाहिए। केरल में, इसमें मलयालम में क्या कहा जाता है? वलियम्मा कहा जाता है, ठीक है जी। जबकि अम्मू अम्मा अपनी माँ की माँ को कहते हैं, ठीक है जी, इतना भी आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल में स्थान कौन सा है? कोझिकोड केरल में स्थित है, ये आपको पता है ही। कोझिकोड जिसे पहले क्या कहा जाता था? कालीकट कहा जाता था, क्या कहा जाता था? कालीकट, कालीकट कहा जाता था पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। खेजड़ी का नाम आती है आपको, राजस्थान याद हो जाना चाहिए। खेजड़ी जैसे ही आया आपके सामने, क्या राइट आंसर आना चाहिए आपके माइंड में? एकदम राजस्थान, क्योंकि खेजड़ी के पेड़ ना कहां पर पाए जाते हैं? ये आपके राजस्थान में ही पाए जाते हैं। इन पेड़ की छाल से ना दवा बनाने के काम आते हैं। और ये पेड़ लकड़ी में ना कीड़ा भी नहीं लगता इनकी लकड़ियों में, और फलियों की सब्जियां भी बनाई जाती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाथियों के झुंड में हाथियों के झुंड का मुखिया होता है, कौन होता है? सबसे उम्रदराज मादा जो होती है, हथनी होती है, वो हाथी के झुंड का मुखिया होता है, ना कि हाथी, ठीक है। हाथियों के झुंड में मुखिया सबसे उम्रदराज मादा होती है। इसके झुंड में केवल मादा हाथी और 14 से लगभग 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। इस झुंड में से कोई भी नर हाथी नहीं होता, इतना पता होना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। 14-15 वर्ष के बाद बच्चे झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगते हैं। हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते हुए झाड़ियां खा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बैक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लौंग होता है। क्या होता है जी? लौंग। लौंग पौधे का वह भाग होता है जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। क्योंकि लौंग है ना, इसमें एक आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है? एनाल्जेसिक कंपोनेंट होता है। इसके अलावा लौंग में विटामिन, कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी भी पाया जाता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। लौंग के सेवन से ना सफेद रक्त कोशिकाओं के निर्माण को प्रेरित करती है। लौंग किसकी, कौन सी रक्त कणिकाओं को प्रेरित करती है? सफेद, जिसको क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी। देखो क्वेश्चन ये तो बनने स्टार्ट होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक बेसिक से। देखो कितने क्वेश्चन मिले। लौंग में कौन सा वो पाया जाता है? ये पाया जाता है। लौंग में विटामिन सी होता है, डब्ल्यूबीसी को ये बढ़ाने में मददगार साबित होती है। लौंग उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। अधिकतर लौंग की पैदावार कैसे प्रदेशों में होती है? उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में होती है। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश यदि पूछा जाए आपसे, तो आपको इंडोनेशिया क्लिक करना है। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा उत्पादित होती है क्या? लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं करती है, क्या करती है? क्वेश्चन नंबर आपका 12 का राइट आंसर हो जाएगा, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं खालिस्तान प्रदर्शित करती है। ये खालिस्तान है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस था भावनाएं और उस करती के बीच में। भावनाएं प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है? क्वेश्चन नंबर आपका 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड ही हो जाएगा, भावनाएं। भावनाएं प्रदर्शित करती है। अभिनय का तीसरा अंग नृत्य होता है, इतना आप सभी को पता होगा। शास्त्रीय नृत्यों का आपसे पूछा जा सकता है कि कुल शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? भरतनाट्यम, कथक नृत्य, कथकली, कुचिपुड़ी, छऊ, ओडिसी, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम, ये 8 नृत्य होते हैं शास्त्रीय। क्वेश्चन नंबर 13, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं, वे कैसे सीखते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सांकेतिक भाषा के माध्यम से सीखते हैं वे बच्चे। विश्व में 23 सितंबर को दिवस का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपके, 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना, इनमें सबसे अलग क्या है बच्चों? इनमें सबसे अलग है
राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा पर्वत। क्यों है? नदी, पहाड़, झील, तालाब और झरने में सबसे अलग क्या है? पर्वत। क्योंकि नदी, झील, तालाब व झरने में सब जल के स्रोत है, जबकि पहाड़ इन सबसे अन्य है, संचालन होते हैं वहां से जल का। क्वेश्चन नंबर 15, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किसी एक को कम किया जाना चाहिए। क्या कम किया जाना चाहिए? ईवीएस की एक कक्षा में एक को कम किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विवरण कम दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौतियां है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या चुनौतियां है? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उपथीम शामिल है? थीम और उपथीम से एक क्वेश्चन बनता है आपका, इसलिए ये टॉपिक आपको कवर करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिवार और दोस्त। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यक्रम में परिवार और दोस्त थीम में ना उपथीम शामिल है। परिवार और दोस्त थीम के 4 उपथीम है, जिनमें सबसे पहली कौन सी है? आपसी संबंध। नंबर 2 काम और खेल। नंबर 3 जानवर। नंबर 4 पौधे। इसके अलावा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के ना पाठ्यक्रम में कुल कितनी थीम दी गई है? 6 थीम दी गई है। कौन कौन सी थीम है? 6, परिवार और मित्र नंबर 1, नंबर 2 भोजन, नंबर 3 पानी, नंबर 4 आपका आवास, नंबर 5 आपका यात्रा और नंबर 6 आपका हम चीजें कैसे बनाते हैं। क्योंकि यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी थीम है और कौन सी आपकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि। यात्रा थीम के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि। इसका क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। यात्रा थीम के मुद्दे केवल ना मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है, जिससे थीम पर फोकस बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र भ्रमण। इससे बेहतरीन उदाहरण कोई आपका नहीं हो सकता। कैसे? ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए ना क्षेत्र भ्रमण बहुत अच्छा साधन हो सकता है। क्योंकि क्षेत्र भ्रमण के लिए ना बाग बगीचे, तालाब के किनारे, प्रकृति आदि का भ्रमण कर, मान लो कहीं घूमने जा रहे, पहाड़ों पर जा रहे, किसी झरने पर जा रहे, अवलोकन के साथ साथ ना अन्य कौशलों का भी विकास भी हो सकता है। इसके अलावा बच्चों को स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। टैग और रोंग टैग में ये टॉपिक आपका आता है। जबकि रेडियो, विकिपीडिया और विश्व कोश सीखने के लिए अच्छा साधन नहीं हो सकते। क्योंकि देखो सीखने के लिए तो डायरेक्ट आप रेडियो भी लगा सकते हो, विकिपीडिया लगा सकते हो, लेकिन वो उतने बेस्ट नहीं है। बच्चों से संबंधित बात हुई है, क्षेत्र भ्रमण राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ईवीएस का सीखना आधारित है, किस पर आधारित है? ईवीएस का सीखना आधारित है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो कि बहुत आसान होते हैं, इसलिए आपको पता होना जरूरी है ईवीएस का सीखना किस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सरल से जटिल के सिद्धांत पर। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी? आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। थैंक यू।